नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आज की वीडियो में कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं मैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, इसे करके देखते हैं। स्वमोह स्वभाव होता है। स्वमोह को आप नर्सिसिज्म भी कह सकते हैं, नर्सिसिज्म भी कह सकते हैं कि राजा की कहानी है, तो जहाँ वह स्वमोह से ग्रसित हो जाता है, जो राजा होता है, राजा का पुत्र होता है युवराज, उसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। तो स्वमोह जो है वो बालक अंतर्मुखी बालकों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये स्वमोह तो चलिए एक प्रकार हो गया, डिजीज हो गई, लेकिन एक सामाजिक विकार भी होता है जिसको मैं आपको यही बताता हूँ। एक सामाजिक विकार होता है और अंग्रेजी में आप सोशल डिसऑर्डर कह सकते हैं। ऑटिज्म इसे कहा जाता है, ऑटिज्म, जिसे स्वलीनता आप कहते हैं। स्वलीनता, बालक स्वलीन रहता है, तो ये अलग है और स्वमोह अलग है। दोनों को बिल्कुल कंपेयर करना है आपको और समझना है। सामाजिक विकार अलग है और नर्सिसिज्म अलग है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। और जो बहिर्मुखी बालक होते हैं वो समाज में जाते हैं, समाज में बैठते हैं, उठते हैं, सारी बातें होती है और उनमें अभिव्यक्ति का कौशल भी अच्छा होता है वो। ठीक है, दोनों में अंतर इस तरह से हो गया। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा, विकास निम्नलिखित में से क्या है? विकास का संबंध हम कहें कि मात्रा और गुणात्मक दोनों से होता है, तो मात्रात्मक धन गुणात्मक दोनों का संबंध हो जाएगा आपका। तो शारीरिक विकास तो अभिवृद्धि से हो गया संबंध, मानसिक विकास ये विकास से संबंधित है, बौद्धिक विकास भी विकास से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डी में ए, बी व सी नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है समस्त मानवीय क्षमताओं व शक्तियों का जो विकास होता है वही कहलाता है विकास। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है मात्रात्मक और गुणात्मक विकास दोनों होता है, लेकिन अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, शरीर से संबंधित होती है, गुणात्मक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब अकस्मात परिवर्तन नहीं होता, अचानक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है और सतत रूप में होता रहता है। तो इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, यानी रुकता नहीं है कभी भी विकास, विकास बढ़ता रहता है जो उसकी प्रक्रिया है। तो ये जो परिभाषा है किसने दी है? जीन पियाजे नहीं है, थॉर्नडाइक ने नहीं दी है, क्रो ने भी नहीं दी है, स्किनर ने ये परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है और इन्होंने सिद्धांत ही दे दिया है। कौन सा? निरंतरता का सिद्धांत जो कहता है वो परिभाषा स्किनर की में याद रखनी। स्किनर ने जो दिया ना, सतत प्रक्रिया बताया इसे। सतत यानी जो चलती रहती है, रुकती नहीं है, सतत प्रक्रिया है। और कभी, अब सतत तो है लेकिन कैसी है? कभी तीव्र और कभी मंद, ये ऐसे चलता रहता है। तो कभी तीव्र चलेगी, कभी मंद चलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रायड अनुसार किस वर्ष बालक बालिका में इलेक्ट्रा व ऑडिपस ग्रंथियां विकसित हो जाती है? ये आपको बताना है। इलेक्ट्रा व ऑडिपस ग्रंथियां किस वर्ष में विकसित होती है? हालांकि हमें ध्यान है कि ऑडिपस जो बालिका के लिए ग्रंथि हम कहते हैं और इलेक्ट्रा बालक के लिए ग्रंथि कहते हैं। तो बालक माता की ओर आकर्षित होता है और बालिका पिता की ओर आकर्षित होती है, लेकिन बाद में यही ग्रंथियां नैतिकता का कारण बनती है। नैतिक ग्रंथियां कहलाती है, नैतिक ग्रंथियां कह सकते हो आप इन्हें। तो ये नैतिक ग्रंथियां हैं और ये 4 से 6 वर्ष में डेवलप्ड हो जाती है। 4 से 6 वर्ष, 7 से 9 नहीं है, 12 से 15 बहुत ज़्यादा हो गया। छोटे बच्चों में ये विकसित नहीं होती है। 4 से 6 वर्ष हमें ध्यान रखना है और इस समय ही बालक में इलेक्ट्रा व ऑडिपस ग्रंथियां बालक बालिका में विकसित होगी। अभिवृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन परिवर्तनों से संबंधित है? अभिवृद्धि का प्रश्न पूछा गया है। तो अभिवृद्धि देखिए केवल गुणात्मक नहीं होती है, केवल मात्रात्मक होती है।
गुणात्मक ना होकर मात्रात्मक होगी, और विकास गुणात्मक और मात्रा दोनों में शामिल होता है। तो इसका संबंध शरीर, संस्कृति, नैतिक, संवेगात्मक, तो ये तीनों तो क्या है देखिए, ये मात्रा नहीं बता सकते, ये गुण बता सकते हैं। संस्कृति, नैतिक, संवेगात्मक, इनमें क्वांटिटी नहीं हो सकती, केवल शरीर से ही हम मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही आंसर होगा। और जो विकास होता है वो कैसा होता है, विकास होगा क्या, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ठीक है। विकास के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। नहीं, कौन सा नहीं है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने जोखिम होते हैं। हाँ, जो विकास या डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप में अपने अपने एक रिस्क भी होते हैं। उस जो पर्टिकुलर जो अवस्था होती है डेवलपमेंट की, वो बिल्कुल वहाँ रिस्क होते हैं। तो ये सत्य कथन है, असत्य नहीं कहेंगे हम इसे। चलो, बी ऑप्शन है, विकास भीतर से बाहर की ओर होता है। हाँ, ये भी सही कथन है, भीतर से बाहर की ओर होता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिजिटल, प्रॉक्सिमो डिजिटल, जो भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे या हिंदी में कहेंगे प्रॉक्सिमो, प्रॉक्सिमो डिजिटल, डिजिटल, प्रॉक्सिमो डिजिटल। ठीक है। तो भीतर से बाहर की ओर कहने का मतलब है केंद्र से शिरों की ओर। इसका दूसरा नाम क्या कहेंगे, केंद्र से शिरों की ओर। तो केंद्र से शिरों की ओर जो हो रहा है वो कहलाता है भीतर से बाहर की ओर। तो ये भी सत्य कथन है। बालक बालिकाओं में विकास की दर समान होती है, नहीं, बिल्कुल असत्य कथन है ये। तो ये ऐसा नहीं है। बालिका में पूर्व में तो क्या होता है, विकास की दर ज़्यादा होती है और बालक में कम होती है। बाद में किशोरावस्था में बालक की बढ़ जाती है और किशोरी यानी बालिका की कम हो जाती है। तो बालिका की जो विकास की दर है वो ज़्यादा होती है, परिपक्व जल्दी भी हो जाती है बालिकाएं। और पूर्व किशोरावस्था में जो बालिकाएं होती है उनकी लंबाई, वजन बालकों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ये याद रखना है, बालिकाएं सबसे आगे रहती है। तो पूर्व किशोरावस्था में भी ये आगे रहेगी, लेकिन फिर उत्तर किशोरावस्था में ये इनकी स्थिरता हो जाती है और फिर वहाँ पे बालक आगे निकल जाते हैं। ठीक है। पूर्व किशोरावस्था तक ही बालिकाएं अग्रणी रहती है, लंबाई, वजन इत्यादि इत्यादि में। तो ये भी असत्य कथन है। तो इसका मतलब यहाँ पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है, और हमारे लिए ऑप्शन सी ही राइट होगा। विकास में परिपक्वता और अधिगम की भूमिका होती है। हाँ, ये सत्य कथन है। विकास में परिपक्वता, गुणा अधिगम भी कह सकते हैं हम इसे। ये गुणात्मक योग है, ये गुणात्मक है। ये विकास होगा ना, अधिगम इंटू परिपक्वता, अधिगम इंटू या वातावरण इंटू जन्मजात, ऐसा कह सकते हैं। शेषवावस्था विकास की सर्वोत्तम अवस्था है, मतलब सबसे अच्छी अवस्था है, विकास होने का सबसे श्रेष्ठ काल माना गया है। और यह किसने माना है, फ्रायड, एडगर डेल और युंग, स्ट्रैंग, वैलेंटाइन, गुड एनफ, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन सब ने ही इसे अच्छा बताया है, काल बहुत अच्छा है, ये विकास के लिए बहुत अच्छा काल है शेषवावस्था काल। ठीक है। और यहीं पे आपको एक प्रश्न मैं देता हूँ कि यदि बाल्यावस्था को पूछे, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा, तो आपको बताना है रोस ने कहा है। ठीक है। और बस इस तरह से आपको कुछ परिभाषाएं आ जाती है। जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को, किशोरावस्था को तनाव व तूफान का काल स्टैनली हॉल ने कहा है। ठीक है। स्टैनली हॉल ने तनाव व तूफान का काल कहा है किशोरावस्था को। ठीक है। चलिए, तो यहाँ प्रश्न का उत्तर जो है वो डी होगा। व्यक्ति की आनुवांशिकता के निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित होगा, तो शुक्र कोश और बीज कोश। तो शुक्र और बीज दोनों ही सम्मिलित होना चाहिए, शुक्र कोश और बीज कोश, क्योंकि शुक्र कोश से 23 गुणसूत्र और बीज कोश से 23 निकलेंगे, तभी 46 गुणसूत्रों की एक कोशिका निर्मित होगी, जिसे हम कहते हैं जायगोट। एक कोशिकीय जीवन का प्रारंभ यहीं से माना जाता है, जायगोट से।
और इनमें भी क्या है, इनमें भी देखो यहाँ भी एक चीज है कि 23 में से 22 गुणसूत्र तो शरीर गुणसूत्र कहलाते हैं, या काय, काय मतलब काया, है ना। 22 गुणसूत्र तो काय या शरीर गुणसूत्र कहलाएंगे, और एक एक गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ टोटल हो गए 23, ठीक है। 23 दोनों में हो जाएगा, तो ये 23 हो गए। तो यहाँ पूछ लिया जाए कि शरीर निर्धारण में कुल कितने गुणसूत्र काम आएंगे, 44, और लिंग निर्धारण में कितने आएंगे, 2, ठीक है। चलिए प्रश्न अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक भाषाई विकास पूर्ण कर लेता है, मतलब पूरा हो जाता है भाषाई विकास, जिसमें वो सीख नहीं रहा है, भाषाई विकास पूर्ण हो गया है, वो सब कुछ जानता है। तो देखिए 4 अवस्थाएं बताई है, चारों यहाँ लिखी हुई है। नंबर 1 गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्तर भी कह सकते हैं आप, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, अमूर्त भी कह सकते हैं। ये चारों अवस्थाएं आपके सामने हो गई। इसमें तो बालक 0 से 2 वर्ष तो क्या करता है, बालक केवल अपने हाथ पैरों को हिलाना चलना, यही संवेदी गामक अवस्था है, मतलब वो अपने छूने से ही वो सारे संवेगों को, भूख प्यास नींद, इनमें ही वह रहता है। चलो पूछा गया है कि भाषाई विकास पूर्ण कब होता है, तो देखिए 2 वर्ष से 6 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष में भी बालक का भाषाई विकास पूर्ण तो नहीं होगा, शुरू हो सकता है, ठीक है। तो फिर एक अवस्था बचती है, नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष चलेगी। इसमें बालक का विकास पूर्ण हो जाएगा, भाषाई विकास, फिर क्या है, औपचारिक अवस्था में चला जाएगा संक्रियात्मक में, जिसे अमूर्त कहते हैं, अमूर्त विचारना। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, जैसे कि देखो पहला तो आपको प्रश्न बन गया, ये नंबर 4 नंबर का प्रश्न बन गया, ए कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई, नंबर बी कि भाषाई विकास पूर्ण कब होता है, मूर्त संक्रियात्मक में होता है। तीसरा प्रश्न आपका बनेगा कि जीन पियाजे के अनुसार जो बालक का मानसिक संगठन है, यानी मस्तिष्क है, वो क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज को पैदा करता है, यानी ऑलरेडी उसके दिमाग में सब कुछ है, नॉलेज है, केवल वह नॉलेज को देख करके सीख नहीं रहा है कहीं से, उसके दिमाग में पहले से है। यानी बच्चों पर क्या है, नैदानिक परामर्श किया जीन पियाजे ने। तो तीसरा प्रश्न आपका मैं बना सकता हूं कि जीन पियाजे ने किस पर परीक्षण किया, और अपने ही बालक पे परीक्षण किया, और नैदानिक परामर्श, क्लिनिकल नैदानिक परामर्श के द्वारा इन्होंने अध्ययन किया। तीसरा प्रश्न ये बनेगा। चौथा ये बनेगा कि जो संवेदी गामक अवस्था है उसमें क्या होता है, तो इसमें क्या है, वस्तु स्थायित्व होता है। तो यहीं मैं लिखता हूं, इस अवस्था को कहेंगे वस्तु स्थायित्व, यानी बालक स्थायी वस्तुओं को पहचानने लग, स्थायित्व, बालक देख करके अपनी निगाह वहां रखता है, उन्हें पहचानने लगता है, वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, वस्तु को इकट्ठा करना चाहता है, ये पहली अवस्था कहलाती है। वस्तु को इकट्ठा करना, अपने पास संग्रहित करना। अनुक्रिया व परिणाम में संबंध होता है इनमें। अनुक्रिया बालक करेगा, जैसे किसी वस्तु को उठा करके अपने पास रखा, उसे संग्रहित करेगा, किसी दूसरे को नहीं देगा, इसे कहते हैं गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरी अवस्था जो होती है मूर्त, जिसमें पूर्व संक्रियात्मक होगी, इसमें क्या होगा, बालक सजीव चिंतन करेगा, जो दिखा है वो सोचेगा, वरना नहीं सोचेगा। तो सजीव चिंतन कहाँ से शुरू हो जाता है, ये दूसरी अवस्था से शुरू हो जाता है। और आत्म केंद्रित होता है बालक, आत्म केंद्रित मतलब केवल अपने विषय में सोचना, ठीक है। दूसरी अवस्था सजीव चिंतन, आत्म केंद्रित, और अपनी बनी हुई भाषा का प्रयोग करता है। तो स्वनिर्मित भाषा का प्रयोग भी यह करेगा, स्वनिर्मित भाषा का प्रयोग करेगा। साथ में प्रतीक व प्रतिमाओं के माध्यम से समझना, केवल कुछ प्रतीक होंगे, जैसे हम अक्षर पढ़ाते हैं बच्चों को, प्रतीक व प्रतिमा, चित्रों के माध्यम से वह समझता है चीज़ों को। और खेल व अनुकरण करता है, खेलता है वह अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। तो ये सब चीज़ें वो 2 से 6 वर्ष के बीच में करेगा। फिर जैसे ही 7 से 12 वर्ष में आएगा तो वो क्या है, मूर्त चीज़ों के बारे में अपनी धारणाएं बनाएगा, तर्क वाला चिंतन करेगा। अगर आप तर्क दोगे तो, आप कोई बात कहोगे तो उस पर तर्क निकालेगा, तो तार्किक चिंतन करना शुरू करेगा।
तो सजीव चिंतन पूर्व में होगा, पूर्व संक्रियात्मक में होगा ये, और तार्किक चिंतन होगा ये मूर्त संक्रियात्मक में, ठीक है। और क्रमबद्ध भी करेगा, यानी क्रम से जमा सकता है, किसी भी चीज को देख सकता है, रास्ते को पहचान सकता है और वापस भी आ सकता है, क्रम से जमा लेगा, ठीक है। और इसके साथ में वो अलट पलट चिंतन भी कर सकता है, यानी जैसे किसी रास्ते पे गया तो वापस आने का रास्ता भी वो समझ सकता है, यानी कहीं से दूरी लंबाई वगैरह सब समझ सकता है। और अंत में अमूर्त चिंतन है, यानी इसे कहते हैं हम आगमनात्मक चिंतन। आगमनात्मक चिंतन है, इसे हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं। तो अमूर्त में सब कुछ आ गया, अपसारी आ गया, अभिसारी आ गया, परिकल्पना आ गया, निगमनात्मक चिंतन हो गया। तो ये दोनों जोड़े बनाओ और एक जोड़ा बनाओ आप निगमनात्मक का और अभिसारी का, ठीक है। तो ये इस तरह से चारों अवस्थाएं हैं और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इसीलिए वो चारों अवस्थाएं इन्होंने इसमें बता दी है। चलो अगला हम प्रश्न करते हैं। विकास निम्नलिखित में से कैसी परिवर्तन श्रृंखला है? विकास कैसी परिवर्तन श्रृंखला है, मतलब विकास क्या परिवर्तन का व्यवस्थित क्रम है? हाँ ये सही है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। देखिए कैसे, कई लोग कहेंगे सर स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है? पहले तो विकास का जो क्रम है वो शेषवावस्था आएगी, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें। वैसे तो पहले तो गर्भावस्था आनी चाहिए, फिर शेषवावस्था आनी चाहिए, फिर बाल्यावस्था आनी चाहिए। तो क्या क्रम सही नहीं है इनका? क्या कभी आपने किसी बालक की बाल्यावस्था से उल्टी शेषवावस्था देखी है? यानी नहीं, यानी इनका जो क्रम है व्यवस्थित वो सही है, किशोरावस्था। ये कभी भी ऐसा नहीं है बालक किशोरावस्था में था फिर बाल्यावस्था में आया, ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही चलेगा क्रम, ठीक है। तो इस बारे में ध्यान रखना है। चलो अगला है किशोरावस्था के बाद में, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था आ जाएगी। बाल्यावस्था, अरे यार चलो ठीक है। अच्छा कमेंट सेक्शन, ओके। तो किशोरावस्था आएगी, तो ये तो क्या है, सत्य कथन है और श्रृंखला भी सही है इसकी। चलो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक, हाँ अगर मैच्योरिटी होनी चाहिए या विकास नहीं होगा तो बच्चा परिपक्व कैसे होगा, तो ये भी सत्य है। भ्रूण अवस्था से चालू होता है और मृत्यु पर्यंत तक विकास चलता है, तो तीनों ही उपर्युक्त तो सभी यहाँ पे सही आंसर होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है ये, गर्भकालीन शारीरिक विकास की अवस्थाएं कौन सी है? तो गर्भकालीन शारीरिक विकास में डिंबावस्था भी उसी में शामिल है, भ्रूण अवस्था भी उसी में शामिल है और गर्भस्थ जो शिशु काल है ये भी इसी में शामिल है। उपरोक्त तो सभी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, और साथ ही यदि आप डेली हमारे MCQs की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जहाँ आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। 1 जुलाई से हम CDP और संस्कृत की टेस्ट सीरीज़ और साथ में डिटेल हम क्लास करने वाले हैं, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।